आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। तलाक और गुजारा मुआवजा तय करने के लिए मुल्क भर के हर शहरियों के लिए एक सा कानून बनाए जाने की मांग वाली पिटीशन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी सरकार को नोटिस जारी करके जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में एहतियात रखनी होगी क्योंकि मामला पर्सनल लॉ से जुड़ा हुआ है। अदालत उज़्मा ने कहा कि हम कैसे पर्सनल लॉ में दखल दे सकते हैं। आज बात इस मौजू पर उठे सवाल के साथ सवाल यही है कि किस मजहब के कानून को बुनियाद बनाकर यकसा कानून बनाया जाएगा। सवाल यह भी है कि क्या 3 तलाक के बाद भी खवातीन के हुकूक पामाल हो रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या यह पिटीशन यूनिफॉर्म सिविल कोड को पीछे से लाने का एक तरीका है, क्योंकि इसमें वो बातें हैं जिसकी मांग यूनिफॉर्म सिविल कोड में की जा रही है। यह भी एक अहम सवाल है कि क्या वाकई में ऐसे किसी कानून की हिंदुस्तानी समाज के सभी मजाहिब को सख्त जरूरत है। और साथ ही ये भी जानेंगे कि मौजूदा हिंदू, ईसाई और मुसलमानों के मैरिज एक्ट क्या कहते हैं। लेकिन पहले देखते हैं इस पर यह मुफस्सल रिपोर्ट। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक नहीं, तलाक खुदा के लिए नहीं, तलाक नहीं। तलाक और तलाक के बाद गुजारा भत्ता एक बार फिर मौजूए बहस है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आज मुल्क के सभी शहरियों के लिए तलाक और गुजारा भत्ता के लिए यकसा बुनियाद को लेकर दाखिल पिटीशन पर सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में मरकजी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस ने पिटिशनर के वकील से कहा कि अदालत अर्जी में सुनवाई की मंजूरी दे सकती है, लेकिन परेशानी ये है कि हिंदू और मुस्लिम तबके को इस तरह से क्यों लाया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा, आप कैसे तय करेंगे कि क्या अपनाया जाए जो भी हिंदू, इस्लाम या ईसाई धर्म में है। इसके जवाब में वकील ने कहा कि अगर मजहबी हुकूक से बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी होती है तो ऐसे हुकूक पर गौर किया जा सकता है। वाज़ेह हो कि हिंदू, बुद्ध, सिख और जैन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत आते हैं। साथ ही हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 भी इन पर नाफिज होता है। वहीं क्रिश्चियन इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869 से मामले हल होते हैं, जबकि पारसी लोग पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट से गवर्न होते हैं। मुसलमानों के मामले में मुस्लिम वीमेन एक्ट 1986 के तहत गुजारा भत्ता तय होता है। इसी को देखते हुए पिटीशन में एक तरह का ग्राउंड तय किए जाने की गुहार लगाई गई है। अब सवाल उठता है कि किस मजहब के कानून को बुनियाद बनाकर यकसा कानून बनाया जाए। क्या 3 तलाक के बाद भी खवातीन के हुकूक पामाल हो रहे हैं? क्या ये पिटीशन यूनिफॉर्म सिविल कोड को पीछे से लाने का एक तरीका है, क्योंकि इसमें वो बातें हैं जिसकी मांग यूनिफॉर्म सिविल कोड में की जा रही है। क्या वाकई में ऐसे किसी कानून की हिंदुस्तानी समाज के सभी मजाहिब को सख्त जरूरत है? और मौजूदा हिंदू, ईसाई और मुसलमानों के मैरिज एक्ट क्या कहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बहुत से सवाल यहां पर पैदा होते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को लेकर के सवाल किया है, खासतौर से हुकूमत से, कि इसको कैसे देखा जाए। मेरे साथ बहुत खास मेहमान हैं जो कि इस पर तफसील से बात करेंगे। बहुत अच्छा पैनल है आज का, अगर हम बात करें, क्योंकि इन्हीं मामलों के बड़े जानकार हैं। एक तो आइन के एक्सपर्ट हैं, संविधान के जानकार हैं, तो दूसरा महिलाओं के बीच में, खवातीन के बीच में समाज सेवा कर रही हैं, महिलाओं के मुद्दों को अच्छी तरह से जानती हैं और सभी मज़ाहिब से जुड़ी महिलाओं के मुद्दों को जानती हैं। अंबर जैदी जी, आपका खैर मकदम है, सोशल एक्टिविस्ट हैं आप और लगातार हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी रहती हैं। आपने वक्त दिया इस प्रोग्राम के लिए, आपका शुक्रिया है। और हमारे साथ संजय के चड्डा साहब भी हैं, देश के बहुत बड़े आइन संविधान के जानकार हैं, एक बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। और हमारे साथ फोन लाइन पर प्रियंका राणा जी भी जुड़ गई हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और ये खुशी फाउंडेशन की जनरल सेक्रेटरी भी हैं। प्रियंका राणा जी, आपका भी स्वागत है, खैर मकदम है। सबसे पहले मैं संजय जी आप ही के पास आता हूँ। ये जो बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है इस अर्जी पर, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो अपना सवाल रखा है, उस सवाल को हम कैसे देखें, यहीं से एक नया सवाल यही पैदा होता है कि किस मजहब के कानून को बुनियाद बनाकर यकसा यानी एक सा कानून बनाया जाए। अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ता हुआ कदम भी है तो, या फिर अगर ऐसा कोई कानून बनता है तो किस मजहब की बिना पर बने? देखिए, सबसे पहले तो आज का जो सबसे अहम बात है वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पे नोटिस किया है केंद्र सरकार को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उससे ये कहा है कि आप
अगर ये बताइए क्यों ना जो तमाम मुल्क है, पूरे मुल्क में जो तमाम लोग हैं उनको किसी भी तरीके से रिलीजन, कास्ट, क्रीड, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन पांचों में से किसी भी तरह से उनसे जो है आपको भेदभाव नहीं करना है। ये हमारा थंब रूल है। लेकिन एक और बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि हमको बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो फंडामेंटल राइट हैं वो बड़े खसूसी अंदाज में ये बताते हैं कि रिलीजन का जो राइट है, प्रैक्टिस करने का, प्रीच करने का और प्रोपोगेट करने का जो राइट है वो फंडामेंटल राइट है। क्या ये जो एक बात है इससे कहीं वो उस राइट में दखलंदाजी तो नहीं हो जाती? तो हम बड़े कॉशियस नोट से ये नोटिस कर रहे हैं। ये तो एक बेस हो गया। अब आता हूं आपके सवाल पे। आपने कहा कि क्या ये एक, देखिए बहुत अहम बात है, महिलाओं की स्थिति पूरे मुल्क में अगर हम देखें जो है वो कोई इतनी खास अच्छी नहीं है, खास तौर से अगर वहां पे तलाक हो जाता है या जहां पे जो संबंध है परिवार में पुरुष और महिला के बीच में, उसके खामिद और उसकी वाइफ के बीच में अगर संबंध अच्छे नहीं है, तो जो मेंटेनेंस की हालत है, हम कोर्ट में रोज देखते हैं इस चीज को कि सही तरीके से हर एक, और ये बात बड़ी अजीब सी है, क्यों नहीं इस मेंटेनेंस से रिलेटेड लॉ को एक स्टेप अहेड लेते हुए इस पर्टिकुलर लॉ को सेकुलर बनाया जाए? इमरान भाई एक बहुत अहम लेकिन सेकुलर बनाया जाए, पर सवाल ये ना कि सेकुलर बनाया जाए तो उसमें क्योंकि सभी मज़ाहिब का इसमें कॉन्सेप्ट अलग अलग है, ऐसे में किस मज़हब की बात को, किस मजहब की बात को आगे रखते हुए इस कानून को बनाया जाए, ये तो एक बड़ा सवाल है। एक मैं बहुत अहम बात बताना चाहता हूं। दो प्रोविजन हैं, एक है सेक्शन 125 सीआरपीसी का और दूसरा है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। उन दोनों के तहत किसी भी रिलीजन की महिला अपने पुरुष से जो है मेंटेनेंस का या एलिमनी का क्लेम कर सकती है और वो सेकुलर है। वहां पे ये नहीं देखा जाएगा कि वो किस मजहब से बिलोंग करती है, उसको एक फंडामेंटल जो बेसिस तैयार किया गया है, एक सुप्रीम कोर्ट का भी 2020 का एक जजमेंट आया, उस जजमेंट में भी इस चीज को बड़ी सशक्त तरीके से कह दिया गया। एक तरफ से हमारे पास रास्ता खुला हुआ है और हम अब अगर कोई मुस्लिम महिला भी आती है तो उसके लिए एप्लीकेशन अगर हमें लगानी है, या कोई हिंदू महिला आती है उसके लिए हमें एप्लीकेशन लगानी है, तो हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत लगा लेते हैं, वो सेकुलर लॉ है, वहां पे ये नहीं देखा जाएगा। तो वहां पे जो फंडामेंटल लॉ है जी, सिमिलरली सीआरपीसी का 125 का सेक्शन है, उसमें जो लॉ है वो सबके लिए बराबर है। तो ये एक एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी इसको और परिपक्वता और मजबूती देनी, हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, मजबूती मिल रही है, और मुझे ऐसा लगता है अब इस जजमेंट के बाद अब इसमें और क्लियरिटी आ जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा स्पष्ट लॉ हो जाएगा। मैं आपसे और समझूंगा इसके तकनीकी पहलुओं को, और समझूंगा, हमारे नाज़रीन भी और इसके तकनीकी पहलुओं को आपसे समझना चाहेंगे। लेकिन मैं अंबर ज़ैदी साहिबा आपके पास आऊंगा कि सवाल एक बड़ा ये भी है कि क्या मुस्लिम, बिलखुसूस मुस्लिम ख़वातीन की मैं बात करूं, हालांकि आप तो सभी मज़हब की ख़वातीन के लिए काम कर रही हैं, लेकिन क्या इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के कानून बनने के बाद भी ख़वातीन के हुकूक अभी भी पामाल हो रहे हैं? देखिए इमरान भाई, बात यहाँ पे अगर हम खाली फैमिली लॉज की बात करें या पर्सनल लॉज की बात करें, तो जो भी पर्सनल लॉज हैं वो ज्यादातर महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड हैं। उनसे डायरेक्ट इफेक्ट अगर कोई होता है तो महिला और बच्चे होते हैं उसमें, चाहे आप तलाक की बात करें, मेंटेनेंस की बात करें, अडॉप्शन की बात करें, सक्सेशन की बात करें, तो कहीं ना कहीं जितने भी नियम कानून हैं वो महिलाओं से जुड़े हुए हैं। और उसी के विरुद्ध अगर आप देखें जितने भी क्रिमिनल लॉज हैं उनमें आप देखें तो सीधे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी लॉज हैं उनको फॉलो किया जाता है। तो हम महिलाओं के अधिकार की बात करें, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें अगर हम आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और 34 की बात करें तो हमें इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ राइट या फिर मेंटेनेंस की आप बात करें, जो हमारा संविधान सबको बराबरी का हक देता है। तो वहीं अगर इस तरीके से अलग अलग धर्म के आधार पर अलग अलग लॉज बने हुए हैं, और मुसलमानों के लिए तो सीधे
अब हम चले जाते हैं तो उसमें पर्सनल लॉ आ जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर पर्सनल लॉ की एग्जिस्टेंस पे हम सवाल उठाए तो लोकतंत्र जो को हमें देश को बोला जाता है तो कहीं ना कहीं उसी पे सवाल उठ जाता है। या तो आपको लोकतंत्र में सबको बराबर अधिकार मिले हुए और फिर उसके बावजूद पे अगर महिलाओं को एक ही देश में रहकर अलग अलग तरीके से देखा जाता है, कितनी सारी महिलाओं को मेंटेनेंस नहीं मिलती है। यहाँ तक कि अगर हम बात करें मुस्लिम महिलाओं की खासकर, तो उनको चंद हजार रुपए देकर, यहाँ तक कि 20 और 25-30 हजार रुपए देकर उनसे छुटकारा पा लिया जाता था। और यहाँ तक कि अभी भी ऐसा होता है कि आउट ऑफ कोर्ट कुछ पैसे देकर उनको सेटलमेंट दे दिया जाता है और एक लड़की के जीवन की कीमत सिर्फ चंद हजार रुपए से लगाई जाती है। तो जरूरी है कि भारतीय कानून जो भी अभी चड्ढे साहब बात कर रहे थे, सशक्त बनाया जाए और जो खामियां हैं और जहां पर कमियों की बात हो रही है उस पे आगे बात हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड की पिटीशन में भी महिलाओं के अधिकारों और बच्चों के अधिकारों को बुनियाद बनाते हुए हमने आवाज आगे उठाई है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में सबको बराबरी का अधिकार है। महिलाओं और बच्चों को धर्म के आधार पर अगर उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है तो कहीं ना कहीं इस पे एक बड़ा सवाल उठता है। और इस पे पहले मतलब सीधे तौर पर मैं आपकी बात को ऐसे समझूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ अगर ये बढ़ता हुआ एक रुख है या एक पहल है तो आप उसका समर्थन करती हैं, उसकी हिमायत करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की मैं पिटिशनर हूँ, मैं तो इस चीज की हिमायत करती हूँ पूरे तौर पर। अगर हम जब ट्रिपल तलाक पे बात करते थे तो जितने भी हमारे मौलाना हजरात थे वो ये कहते थे कि आप ट्रिपल तलाक की क्यों बात कर रहे हैं, इस पे क्यों कानून बना रहे हो, सीधे आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आओ। तो उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग करते हैं। और ये तो पूरा ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने नई शुरुआत उठाई है, ये तो नाफिज होना था जो कि पहले हो जाना चाहिए था। यहाँ तक कि कोर्ट ने भी इस बात को बोला है कि इसमें इतना समय क्यों लग गया। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास भी। मैं प्रियंका राणा जी के पास भी जाना चाहूंगा, सोशल एक्टिविस्ट हैं। प्रियंका जी, क्या वाकई हिंदुस्तान में ऐसे किसी कानून की हिंदुस्तानी समाज को और सभी मज़ाहिब के लोगों को सख्त ज़रूरत है या फिर उन्हें अपने अपने पर्सनल लॉ के भरोसे ही रखना चाहिए? नहीं, देखिए, अगर आप पर्सनल लॉ पर जाते हैं तो कई बार ऐसे केसेस सामने आए हैं जब महिलाओं के अधिकारों का हनन हुआ है। चाहे आप इसमें पर्सनल लॉ की बात कर लीजिए, चाहे आप कितनी बार ऐसा हुआ है कि जो पंचायत और खाप है उन्होंने ऐसे ऐसे डिसीजन दिए हैं महिलाओं के लिए जिसमें हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आप इस तरह के जो डिसीजन है वो कैसे थोप सकते हैं किसी भी महिलाओं के लिए, क्योंकि उनके अधिकारों का हनन होता है। और पूरे देश में, देखिए, भारत देश में कोई भी महिला किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म की आती हो, उनके लिए एक कानून होना चाहिए। तो एक देश एक कानून में कोई बुराई नहीं है और ये होना ही चाहिए। धर्म के आधार पर आप किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकते हैं, भेदभाव कैसे कर सकते हैं? तो ये चीजें तो पहले ही हो जानी चाहिए थी। सिर्फ धर्म के आधार पर ये कहना कि भाई हमारे धर्म का है मामला है तो आप बीच में इंटरफेयर मत कीजिए। कोई भी महिला हो, उसके अधिकारों की रक्षा करना देश के कानून का सबसे पहला कर्तव्य बनता है और इसमें ये सब चीजें होनी चाहिए। आखिर किसी भी धर्म की महिलाओं को उसके अधिकार क्यों ना मिले? क्यों सिर्फ इसलिए कि वो किसी एक धर्म की है और उसमें पर्सनल लॉ बीच में आ जाता है या कोई और धर्म के कायदे कानून बीच में आ जाते हैं? हर एक महिला का अधिकार है कि उसको अधिकारों की उसकी रक्षा की जाए। और कानून को अगर इसमें कोई भी रिफॉर्म, देखिए पूरे देश में रिफॉर्म्स की बात चल रही है, हर जगह आंदोलन चल रहे हैं। अगर सब जगह रिफॉर्म्स हो रहे हैं और पहले भी हुए हैं, हिंदू धर्म में भी हुए हैं, पहले कितनी चीजों को हमने चेंज किया, हमने बाल विवाह को उसमें रिफॉर्म्स लाए, हमने सती प्रथा को बदला है। तो अब पर्सनल लॉ में भी अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो बदलनी चाहिए और महिलाओं के हित में है तो वो फिर क्यों नहीं होना चाहिए? वो बिल्कुल होना चाहिए। और हमारे देश की महिलाओं में आखिर धर्म, जाति और ये सब क्यों? जब हम सेक्युलर, हमारा डेमोक्रेसी हम फॉलो करते हैं, हमारे एक समान हम हर एक धर्म को देखते हैं, तो फिर कानून में और अधिकारों में डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन संजय चड्ढा जी, ठीक है मैडम, आपकी बात को लेकर मैं संजय चड्ढा जी के पास जा रहा हूं। संजय चड्ढा जी, सेक्युलर और लोकतांत्रिक मुल्क की एक बड़ी खूबी ये भी होती है कि वहां पर सबको अपने अपने तरीके से अपने अपने हिसाब से जीने का हक होता है। और मेरा इशारा सीधे तौर पर पर्सनल लॉज की तरफ है जो कि बाकायदा हमें दिए गए हैं संविधान के जरिए, ताकि हम उन पर अमल करते हुए अपनी भाग में हर शोबे में काम करता है। मैं आपसे थोड़ा तफसील से समझ लूं कि हिंदू, ईसाई और मुसलमानों के मैरिज एक्ट क्या कहते हैं, अगर एक एक करके आप समझा दें। पहले हिंदुओं का समझा दीजिए। देखिए, मेंटेनेंस के ऊपर हम लोग अपने आप को रखना चाह रहे हैं। हाँ जी, तो मैं उसमें बता दूं हिंदूज के लिए क्या कानून है। हिंदूज के लिए जो कानून है, एक
वो है, एक तो हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट है, उसमें एक दिया गया है प्रोविजन, हिंदू मैरिज एक्ट में स्पेशल प्रोविजन है। इसके अलावा 125 जो मैंने आपको बताया था सीआरपीसी का, उसके तहत वो कर सकते हैं मेंटेनेंस के लिए। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी मेंटेनेंस की बात कर सकते हैं। ये तो हुए 4। इसके अलावा स्पेशल मैरिज एक्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं यहाँ पे जो सबसे अहम बात है आज की, वो अब अगर मैं इसी तरीके से हिंदू के बाद मुस्लिम में आऊं तो अपना पर्सनल लॉ जैसे आपकी रिपोर्ट में बताया उससे ले सकते हैं, और मुस्लिम वुमेन भी अब 125 सीआरपीसी के अंतर्गत भी ले सकते हैं, जो इसे कहते हैं मेंटेनेंस और एलिमनी, और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो नया एक्ट आया था उसमें भी आप मेंटेनेंस ले सकती हैं। तो पहले एग्जिस्टिंग वे में, तो ऐसे में जब पहले से इंतजामात हैं, पहले से व्यवस्था है, तो फिर इस दिशा में नया कुछ करने की क्या जरूरत है? वाकई नया कुछ करने की ये जरूरत है, क्योंकि हर जगह पे, जैसे अब दिल्ली हाई कोर्ट का कोई निर्णय है वो मेंटेनेंस पे आया हुआ है, तो वो दिल्ली में ही लागू होगा। बंबई में अगर मेंटेनेंस लेनी होगी तो वहां का जो लॉ है मुंबई हाई कोर्ट का कानून का थोड़ा सा ये है, ये भी एक पेच है छोटा सा। लेकिन इसके अलावा क्या होता है कि तमाम जो अलग अलग महिलाएं हैं उनको इस चीज का कई बार ये निर्धारण नहीं कर पाती हैं वो, इसीलिए मेंटेनेंस के ऊपर एक कानून बनने की अलग से आवश्यकता है। वो कानून चाहे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय द्वारा भी बन जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि किस प्रकार से क्या क्या चीजों का संज्ञान में लिया जाना चाहिए, क्या क्या चीजों को देखना चाहिए कि हस्बैंड की इनकम को कैसे आप निकालेंगे, क्या उसकी प्रॉपर्टी के जो है उसको भी कैलकुलेशन में लिया जाएगा। ये तमाम कैलकुलेशंस का एक क्लियरिटी नहीं है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। एक तो ये बात, और दूसरी बड़ी जो अहम बात है जो अभी अंबर जी भी कह रही थी वो बहुत अहम है कि आप एक ही मुल्क के अंदर हम जब रह रहे हैं, एक बहन को मिल रहे हैं 100 रुपए और दूसरी बहन को मिलेंगे 50 रुपए क्योंकि वो किसी और धर्म से बिलोंग करती है, तो ये गलत हो गया ना। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, जो इक्वली प्लेस्ड है उन लोगों को उसी आधार पे जो एक जो क्राइटेरिया जो आए उस क्राइटेरिया को हर धर्म के लिए लगना चाहिए। इसमें मुझे एक और बात भी बताना चाहूंगा कि किसी भी तरीके से कोई रिलीजियस इंटरफेरेंस भी नहीं हो रही है किसी के धर्म में। देखिए ना, कहां पे आप ना प्रैक्टिस में कोई तरीके से रोक रहे हैं, ना प्रीच करने में किसी को रोक रहे हैं, ना प्रोपोगेट करने के लिए रोक रहे हैं। अगर कोई आदमी इस बात पे कदम ये उठाता और कहता है कि ये हमारे रिलीजियस पर्सनल लॉज में इंटरफेरेंस है, तो मैं बड़े स्पष्ट शब्दों से कह रहा हूं कि बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं। चलिए, मैं इस पर और तफसील से आप लोगों से बात करूंगा। कई इसके और पहलू हैं जिनको इस वक्त हमारे नाजरीन के लिए हम लोग छूने की कोशिश करेंगे और उससे क्लियर होगा उन्हें कि बेसिकली किस तरह का कानून होना चाहिए, और अगर ये ऐसा बनता है जो सबके लिए एक सा हो तो उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या वाकई कोई नुकसान है, इस पर भी बात करने की ज़रूरत है। कोर्ट ने ये कहा है कि हम एहतियातन ये नोटिस जारी कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि क्या आप चाहते हैं कि पर्सनल लॉ को ख़त्म कर दिया जाए? अगर आप ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन इस मामले में कुछ भी जो भी कहा गया है वो वास्तव में ऐसा ही है। अंबर जैदी, अगर ये चीज़ें इतनी आसान होती तो ऑनरेबल कोर्ट को क्या इस एहतियात के साथ ये नोटिस जारी करने की ज़रूरत पड़ती? क्योंकि उन्होंने बार बार इस बात को लेकर टिप्पणी की है कि हम अभी इस दिशा में ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो भी आपको इस दिशा में जवाब देना होगा बहुत एहतियात के साथ देना होगा, क्योंकि सबके अपने पर्सनल लॉ है और उसमें हमें बहुत सावधानी रखनी होगी। देखिए, सावधानी बरतने की जरूरत इसलिए है कि कहीं ना कहीं लोग कहीं ना कहीं उनके रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो जाते हैं, लेकिन हम सबको समझने की यहाँ पे जरूरत ये है कि बेटियां, महिलाएं, सबकी, हमारे देश की संस्कृति है कि बेटियों को बोला जाता है कि बेटियां सबके साझे होती हैं। और यहाँ पे अगर महिलाओं के, बेटियों के अधिकारों की बात होती है, जो मैंने पहले भी बोला, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और 34, उधर अगर जैसे कि चड्ढा साहब ने जितने भी मैरिज एक्ट और मेंटेनेंस की उन्होंने अलग अलग धर्म के आधार पर उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया, अगर उसको देखें तो सीधे सीधे ये जो आर्टिकल्स हैं उनको कहीं ना कहीं उनकी अवहेलना करता है। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लोकतंत्र है जिसमें सबके समान अधिकार मिले हुए हैं। अगर एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म लॉ बन जाएगा सब महिलाओं के लिए मेंटेनेंस को लेकर या फिर उनके और अधिकारों को लेकर, तो उसमें बुराई क्या है? कोर्ट का भी समय बचेगा। और अगर इस तरीके के लॉस की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं भी धर्म बीच में नहीं आता है।
महिलाओं या फिर इंसानों के जो आपसी रिश्ते होते हैं उसका मजहब से क्या लेना देना है। अगर मैंने आपको आपके साथ कोई बदतमीजी की है या आपका कुछ मैंने आपके साथ बेईमानी की है, तो इससे मेरे और आपके मजहब का कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे आपसी रिश्ते कैसे हैं, हम एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, ये कोर्ट तय करेगा और ये हमारे बीच की आपसी बात है। और ये अगर हम कोर्ट चले जाते हैं इस तरीके के मामले को लेके, तो इसमें धर्म कहाँ से बीच में आ जाता है। लोगों को समझने की ये जरूरत है। जिस तरीके से और रिफॉर्म्स हो रहे हैं, ट्रिपल तलाक पे बात हुई और लोगों ने उस चीज को एक्सेप्ट किया, समझे। हालांकि बहुत बहसमबाजी हुई और काफी लड़ाइयां हुई, लोगों बहुत गहमा गहमी रही उसके बावजूद कहीं ना कहीं, लेकिन आज भी इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पा रहा है। लोग उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे कि मेंटेनेंस को लेकर या फिर अडॉप्शन सक्सेशन को लेकर जो हमारे खासकर मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात करूं, उसमें कहीं ना कहीं अभी बहुत काम करने की जरूरत है। कोर्ट में जिस तरीके से सवाल उठा है, हालांकि कोर्ट इस तरीके से किसी मामले पे कोई भी खुली तौर से टिप्पणी देते हुए थोड़ा सा हिचकिचाहट नजर आती है, पहले भी और आज भी। लेकिन जो आर्ग्यूमेंट के दौरान सवाल कोर्ट की तरफ से भी हुआ कि इन सारी चीजों में इतना समय क्यों लगा, ये पहले इस पे शुरुआत होनी चाहिए थी, इतना समय क्यों लग गया। 73 साल हमारे देश को आजाद हुए हो चुके हैं और आज भी हमारे देश में लोगों को समान अधिकार नहीं मिले हैं, जबकि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लोकतंत्र है, बहुत बड़ी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो ठीक है, हम अगर अपनी ठीक है। महिलाओं को ही समान लेकिन अधिकार प्रियंका जी, दे आप पाते लोग हैं तो और उनसे लोगों के इस बीच तरह में बात काम कर रहे हैं, आप हो अंबर जैदी हो, आप लोग तो लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। जब इस तरह की बात आती है तो प्रतिक्रियाएं क्या आती हैं, अलग अलग कम्युनिटी की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं? क्योंकि हर किस्म की, हर खवातीन के बीच में, हर मजहब को मानने वाली खवातीन के राब्ते में आप लोग रहती हैं। जी देखिए इमरान भाई, जब मैं ट्रिपल तलाक पे काम कर रही थी, मैंने 5-6 सालों इस पे काफी रिसर्च की और अलग अलग स्टेट में अलग अलग विक्टिम्स से मैं मिली, तो उनका सबसे बड़ा इशू यही आता था, मेंटेनेंस उनको नहीं मिलती थी। उनका शौहर उनको छोड़ के दूसरी शादी कर रहा है, कोई गांव में है तो शहर में शादी कर ली और शहर में है तो दूसरी जगह शादी कर ली, और उसके बाद उनको गुजारा भत्ता, मेंटेनेंस, खर्चा, बच्चे, कोई अता पता नहीं है। तो यही 2 इशू सबसे ज्यादा आते थे। बिल्कुल, ये बड़ा इशू आता था। यही बात मैं प्रियंका जी आपके पास लेकर आना चाहूंगा। क्या दिक्कतें महिलाओं को पेश आती हैं और जो लोग इसकी मुखालफत करते हैं उनके तर्क क्या रहते हैं प्रियंका जी? जी, और देखिए, जो महिलाएं हैं, जो पीड़ित हैं, असली जो दर्द है वो ही जानती हैं कि किस तरह से वो उस समय अपने आप को संभालती हैं और क्या क्या उनको कठिनाई आती हैं। और जब हम लोग उनसे मिलते हैं तो उनका हमेशा से सबसे पहला होता है, जब भी उनके डिवोर्स की चीजें होती हैं, तलाक होता है, तो गुजारा भत्ता सबसे पहले एक महिला का अधिकार है जो उसको मिलना चाहिए। और वो जो धर्म के आधार पर होता है उसमें वो कहीं ना कहीं फंस जाती हैं और उनके जो अधिकार है उनको नहीं मिल पाते हैं। चाहे आप किसी भी धर्म के बात कर लीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया जिस तरह से कभी कभी पंचायत में ऐसे डिसीजन ले लिए जाते हैं जो महिलाओं के अधिकारों के विरुद्ध होते हैं। ऐसे ही पर्सनल लॉ में हम अगर रिलीजन की बात करते हैं तो रिलीजन में आप किसी तरह से भी अपनी पूजा पाठ या आपको जिस तरह से, क्योंकि प्रियंका जी, अंबर जैदी ने बताया कि मुस्लिम खवातीन में, महिलाओं में ये बहुत दिक्कत रही है और कई बार उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो जाना पड़ता है। क्या दीगर मज़ाहिब की खवातीन को भी यही दिक्कत का सामना करना पड़ता है? जी, करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है, लेकिन उनके जो अधिकार हैं वो काफी डिफाइन है। इतने जितने आपके पर्सनल लॉ की वजह से जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके अंदर इतने अच्छे से डिफाइन नहीं है और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और ये फैक्ट है। इनफैक्ट कई अधिकारियों के बारे में जो हिंदू महिलाएं हैं उनको भी नहीं पता है और इसी वजह से कहीं हाफ की वजह से, कहीं पंचायत की वजह से ऐसे डिसीजन उनके ऊपर थोपे जाते हैं जिसमें हमें कभी कभी लगता है रोंगटे खड़े तक हो जाते हैं कि इस तरह से एक महिला के साथ आप उसके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। मतलब ज्यादती हो जाती है, बहुत ज्यादा ज्यादती हो जाती है। बिल्कुल ज्यादती होती है और अक्सर देखा गया है। इनफैक्ट हर रिलीजन के अंदर ऐसा है, हर धर्म के अंदर ऐसा है, हर वर्ग के अंदर है, हर जाति के अंदर है और आप इस चीजों को डिस्क्रिमिनेट करके किसी भी महिला का अधिकार छीन नहीं सकते हैं। उसको एक, जब आप भारत देश में रहते हैं तो सबके साथ एक कानून क्यों फॉलो नहीं होता है? सबके साथ एक ही होना चाहिए। आप कोई भी धर्म की पूजा कीजिए, आप अपने रिचुअल्स कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन पूरा अधिकार है। ठीक है प्रियंका जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, लेकिन संजय चड्डा जी फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये सवाल क्यों करते हैं
वो कहते हैं कि सवाल ये है कि कौन सी प्रैक्टिस को लागू किया जाए। आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदू, मुस्लिम या क्रिश्चियन कौन से प्रावधान को सब पर लागू कर दिया जाए? ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, तो इसके मायने क्या निकाले जाएं? देखिए, दो तीन चीजें, जैसे अभी मैं अंबर जी को भी सुन रहा था और प्रियंका जी को भी सुन रहा था। प्रियंका जी ने भी बताया कि हर मजहब में ये चीज की जो है परेशानी पाई जाती है। उन्होंने बताया, एग्जाम्पल दिया कि खा पंचायतें और ये तमाम जो है ये ऑर्डर्स पास कर देती हैं उनका। एक तो ये बात हो गई। दूसरा हो गया, अगर हम पर्सनल लॉज की एप्लीकेबिलिटी देखें, वहां पे भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो अंबर जी ने कही बात बहुत स्पष्ट तौर पे। इसके अलावा जो तीसरा है वो सबसे अहम है कि आज भी हमारे यहाँ की औरतें जो हैं अभी जागृत नहीं है, वो अप्रोच ही नहीं करती। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो यही है कि क्या पर्सनल लॉ से किसी भी तरीके जो 25 से 28 तक जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, क्या जो मेंटेनेंस और एलिमनी है वो डिसाइड करते वक्त किसी भी तरीके से प्रैक्टिस, प्रीच और प्रोपोगेशन का जो राइट्स दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट, वो किसी भी तरीके से दखलंदाजी होती है? अभी तक ये एक छोटा सा मानना रहा है कि होती है, बट मेरा अपना मानना है, और यही कारण है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उसमें नोटिस भी किया है केंद्र सरकार के 2 मिनिस्ट्रीज को, लॉ मिनिस्ट्री को और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से उनके बारे में पूछा जा रहा है। मेरा मानना यह है कि अगर कानून की ये व्यवस्था और स्पष्ट कर दी जाए तो, और एक ही कानून क्यों ना बना दिया जाए मेंटेनेंस में, क्योंकि देखिए, अगर आप, इसका मतलब तो आप किसी भी महिला से अगर उसको देनी है, एलिमनी देनी है, भत्ता देना है, गुजारा भत्ता देना है, तो आप हिंदू महिला को दूसरा नहीं, वो तो आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक भी रखता हूं, आपकी बात ठीक है। लेकिन जब ऑनरेबल कोर्ट ये बात कहते हैं कि फिर कौन सी प्रैक्टिस को हम लागू करेंगे, कौन सी प्रैक्टिस का कानून हम बनाएं? भाई, इतने सारे मजहब, सबके अपने अपने पर्सनल लॉ हैं, तो फिर कौन सा प्रावधान हम लागू करें? और यहीं पर मैं एक और सवाल आपके साथ जोड़ना चाहूंगा संजय जी, कि अगर हम ये देखें कि इसको लेकर के लोग अगर मुखालफत करते हैं तो उनके मतलब पॉइंट्स क्या हैं, वो किन बिना पर इसकी मुखालफत कर सकते हैं, या लोगों को ये चीज सही नहीं लग सकती? पहली बात आपकी कि भाई कौन से धर्म की चीज को हम उठा के कानून बना दें, पहला ही। मुझे ऐसा लगता नहीं, मेरे ख्याल से वो जो रूप आएगा उस कानून का, जो ऐसा लगता है, वो एक सेकुलर होगा। कैसे कि देखिए ना, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में है, जो कि सेक्शन 125 की पिटीशन में है, वही स्वरूप अपना लेंगे हम लोग। क्या क्या चीजों के फंडामेंटल प्रिंसिपल होने चाहिए। अभी एक रिसेंटली, मैं जजमेंट का नाम भूल गया हूं, 2020 का सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, उसमें यह बताया है कि क्या होना चाहिए। एक दिल्ली हाई कोर्ट का 2015 का जजमेंट है, उसमें बताया गया कि क्या क्या चीजों की जरूरत होगी एक मेंटेनेंस को कैलकुलेट करने के लिए। दोनों पक्षों का एक डिटेल्ड एफिडेविट लिया जाएगा। तो जहां तक बात है मेंटेनेंस, एक तो ये बात हो गई। अब दूसरा मैं आता हूं, आपने कहा कौन किस किस बात पे मुखालफत कर रहा है, विरोध करेगा। इसका विरोध सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पे होगा, वो लोग कहेंगे कि ये हम, अगर महिला को अधिकार मिल गया ज्यादा, तो उनके हिसाब से जो मुखालफत करने वाले, उनके हिसाब से आर्टिकल 25 से 28 के बीच में जो आर्टिकल के राइट्स दिए गए हैं हर सिटीजन को, वो हमारे लिए जा रहे हैं। इस एक ही ग्राउंड पे मुखालफत होगी। अंबर जैदी इसमें ज्यादा अच्छे तो बता पाएंगी, मेरे को लगता है, क्योंकि इसमें से जो मुखालफत आनी है वो आनी है क्योंकि हिंदूज का लॉ सेटल्ड। ये मुखालफत अगर आनी है बड़े स्पष्ट शब्दों में और बड़े खुलेपन से मैं बता रहा हूं, मुस्लिम समाज के जो कानून को पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये लोग इसकी मुखालफत जरूर करें। बिल्कुल सिर्फ ऐसी बात जी। तो अंबर जैदी, मैं आपके पास आऊं तो जिस तरह से मुखालफत होती रही है या आगे भी होगी, एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ता हुआ कदम है, उसको पहले ये मानते हुए पहले उसकी मुखालफत होती रही है और होगी ही। जाहिर सी बात है, कुछ तंजीमें इसको लेकर के अपने तर्क देती हैं और डेमोक्रेसी में सभी को मुखालफत भी करने का हक है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि आपके हिसाब से आइडल तरीका गुजारा भत्ता का, बिलखुसूस मुस्लिम खवातीन के हवाले से मैं बात करूं और दिगर के भी, क्या होना चाहिए?
देखिए, जैसे कि संजय चड्ढा जी ने बोला, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाकर बात करना चाहती हूँ। अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की पिटीशन की बात करें तो उसमें भी कोर्ट में मुखालिफत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहे हैं हमारी पिटीशन को, और उन्हीं की तरफ से अगर इस तरीके के कानून बनाने को आगे बात की जाती है तो वहीं से मुखालिफत आगे भी नजर आएगी। ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स की बात है, क्योंकि वो इस तरीके की एक एनजीओ बनाकर, इस तरीके के इदारे बनाकर वो अपनी एक राजनीति बनाकर रखना चाहते हैं। अगर ये सारे कानून बंद खत्म हो जाते हैं, जो पर्सनल लॉ की हम बात कर रहे हैं, एक नया कानून बन जाता है भारत के कानून के तहत, तो फिर उनकी पूरी राजनीति राजशाही जो है उनकी वो पलट जाएगी। तो सीधी सी बात है, मुखालिफत वहीं से ही हो रही है और वहीं से आगे भी होगी। और हम बात करें कि अगर गुजारे भत्ते को लेकर, मेंटेनेंस को लेकर अगर कोई कानून बनना चाहिए तो कैसा बनना चाहिए? देखिए, स्टैंडर्ड है, महिलाओं की सबकी एक जैसी परेशानियां हैं, लेकिन अगर हम मुस्लिम महिलाओं की बात करें तो मुस्लिम महिलाएं कंपैरेटिवली कम पढ़ी लिखी होती हैं, उनकी ज्यादा कम उम्र में शादी हो जाती है, जो कि मैंने अपने खुद एक्सपीरियंस किया है कम्युनिटी में जब मैं काम करती हूँ। तो 19 साल की, 20 साल की लड़कियां होती हैं जिनके पास अच्छे 5-5, 6-6 साल के बच्चे होते हैं। वो इतनी कम उम्र होती हैं कि देख के विश्वास ही नहीं होता कि इतनी छोटी सी लड़की के पास बड़े बड़े बच्चे होते हैं। उनको कम उम्री में बिना पढ़े लिखे माँ बाप शादी कर देते हैं, फिर उसके बाद उनका शौहर उनको छोड़ के कहीं और शादी कर लेता है, तलाक की नौबत आ जाती है, तो उनको गुजारा भत्ता नहीं मिलता, मेंटेनेंस नहीं मिलता, चंद जो मेहर की रकम होती है 20-50 हजार या 30 हजार, उसको दे करके तलाक दे दी जाती है। इनफैक्ट कितने सारे केसेस में वो भी नहीं मिलता है। तो सबसे ज्यादा अगर स्थिति की बात करें तो गंभीर स्थिति मुस्लिम महिलाओं की है। महिलाओं को लेकर एक यूनिफॉर्म लॉ बने मेंटेनेंस को लेकर, जिसमें जैसे कि संजय जी ने भी बात कही, किसके कैसा फाइनेंशियल स्टेटस है, या उनके पास डिटेल्ड एक एफिडेविट की जो बात की है उसी में है कि आप अपना पूरा बताएं कि किसकी क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है, उसी के हिसाब से मेंटेनेंस या गुजारे भत्ते की बात हो रही है वही मिले। तो वही एक स्टैंडर्ड लॉ बन जाए महिलाओं के मेंटेनेंस को लेकर, तो इससे कोर्ट का भी समय मिलेगा और महिलाओं को जो प्रताड़ना झेलनी पड़ती है धर्म के आधार पर वो भी नहीं होगी, क्योंकि महिलाएं तो सब एक जैसी हैं। इतने सारे लॉज बनाकर कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, कोर्ट का भी समय इसमें जाया होता है। नियम कानून आसान बन जाएंगे तो महिलाओं को भी आसानी हो जाएगी और कोर्ट को भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने समझाया। मैं आपके पास आऊंगा प्रियंका राणा जी, क्योंकि एक दूसरी अर्जी भी लगाई है जिसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान ग्राउंड पर तलाक का भी सिस्टम होना चाहिए, समान तलाक संवैधानिक भावना के मुताबिक हो, और इस मामले में भी जो विषमताएं हैं उसे दूर करना चाहिए। इससे क्या मकसद हो सकता है? समान ग्राउंड तलाक को लेकर के कहने का मतलब क्या है आपके मुताबिक? देखिए, अगर आप तलाक की बात करते हैं तो आपको याद होगा जब 3 तलाक पर आया था, डिसीजन आया था, तब सब लोगों ने विरोध किया था। खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोग जो ज्यादा इसका विरोध कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि नहीं, हमारे इस्लाम में तो 3 तलाक होता ही नहीं है हमारे। लेकिन उसके बाद जब होता नहीं है, उसके बाद भी 3 तलाक, सिर्फ अगर बीवी का खाना पसंद नहीं आ रहा है तो आप 3 तलाक बोल करके उसको छोड़ दे रहे थे। जब आपको बीवी की कोई छोटी सी छोटी बात पसंद नहीं आ रही थी, बहाना बना करके आप फोन पर 3 तलाक दे रहे थे। तो इस तरह की चीजें होती हैं समाज के अंदर। ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे बीच में ये सब चीजें, महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, और इन चीजों को, और बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अभी भी ये सख्त कानून बनने के बावजूद भी जी सलाम ने अभी कुछ दिनों पहले दिखाया था, हैदराबाद की एक महिला है, उन्होंने नाइजीरियन नजाद एक शख्स से शादी उनकी कर दी गई थी, और वो यूएस में 5-6 साल उन लोग अच्छे रहे। वो हिंदुस्तान आई तो उनके पति ने वहाँ से उनके पिता को फ़ोन किया और कहा कि आपकी लड़की से अब मैं तलाक लेना चाहता हूँ। उसने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बोलते हुए कहा कि अब तलाक हो गया। तो वो कह रही थी कि हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक वो महिला और उनकी माँ कि हमें न्याय दिलाया जाए। ये वो शख्स जो है नाइजीरियन है और वो यूएस में रहता है। ये हालात है जी। अब आप देखिए, जो यूएस में रहते हैं वो भी इस तरह की अगर हरकतें कर रहे हैं, तो जो यहाँ के, जो आप हिंदुस्तान में जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जिनको ज्यादा जानकारी भी नहीं है, वो भी आप कानून को अपने हाथ में लेकर के, ताक पर रख करके महिलाओं के साथ इस तरह की हरकतें करते हैं। तो ऐसी महिलाओं को आखिर उनका अधिकार क्यों ना मिले, सिर्फ इसलिए कि वो किसी एक धर्म से आती हैं, या उनके साथ क्योंकि पर्सनल लॉ ये कहता है कि नहीं जी, हम लोगों को तो अपने रिलीजन का एक राइट होता है, हम लोग उसी अधिकार में काम करेंगे, महिलाओं को वो अधिकार नहीं देंगे जो दूसरी महिलाओं को मिलते हैं।
तो इस तरह की चीजें हमारे देश के अंदर नहीं होनी चाहिए। हमारा देश के अंदर एक कानून होना चाहिए, चाहे वो कोई भी महिला हो, किसी भी जाति या वर्ग की। तो हर एक महिला को उसका अधिकार देना हमारी जो है प्रायोरिटी होनी चाहिए। सिर्फ इसलिए ये कह देना कि एक मुस्लिम धर्म की जो महिला है उनका अपना एक अलग रिलीजन है, उनका पर्सनल लॉ है, उनको वो अधिकार ना मिले, तो ये तो एक तरह से उनके अधिकारों का हनन हुआ ना। एक महिला क्यों सफर करे, क्यों अपने उसके बच्चों को वो राइट ना मिले, क्यों उसके पति उसके साथ इस तरह से जागती करते रहे। अगर उसको छोटी सी बात के लिए आप तलाक दे देते हैं और उसके बाद उसको गुजारा भत्ता भी नहीं मिलता है, तो क्या उसका अधिकार नहीं बनता है कि उसके पति से उसको वो अधिकार दिलाए जाए जो उसकी जायज मांगे हैं, उसको दिलाया जाए, उसके बच्चों को उसका हक दिलाया जाए। तो मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर हर एक नागरिक को जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जो महिलाओं के अधिकार हैं, उसके लिए खड़ा होना चाहिए। और अगर देखिए हर देश में कुछ ना कुछ लोग तो ऐसे कट्टरपंथी होते ही हैं जो हर चीज के अंदर अपनी टांग घुसाते हैं और हर चीज के अंदर ऑब्जेक्शन करते हैं कि नहीं जी ये नहीं होता। पहले भी बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं और जब तक हमारा देश है वो रिफॉर्म्स होते रहेंगे और इसी तरह से हमारा समाज भी सुधरता रहेगा। संजय जी कुछ कहना चाह रहे? जी मैम आ रहा हूँ आपके पास। संजय जी कुछ कहना चाह रहे थे। और संजय जी अगर आप जो बात कहना चाह रहे हैं उसमें मैं ये भी एक सवाल जोड़ दे रहा हूँ कि जो एक और अर्जी लगाई गई है उसके भी मायने में आपसे समझना चाह रहा हूँ कि आप गाइडलाइन तय करें कि सभी जो नागरिक हैं देश के उनका तलाक भी एक ही ग्राउंड पर हो। देखिए मैं दो बातें, पहले एक प्रियंका जी की बात पे ऐड करना चाहूंगा। लॉ डायनामिक होता है, लॉ स्टैटिक नहीं। जैसे जैसे समाज की जरूरत है उसके आधार पर लॉ भी बदलता है, पहली चीज। दूसरी, अंबर जैदी जी ने बात कही कि कई बार देखा जाता है कि मुस्लिम महिलाओं में जो है उनको वो मेहर की रकम देके और खत्म कर दिया जाता है, अपना कोई नाता नहीं है। ये बात सही है। कारण अगर ये तलाक हो जाता है तो आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी नहीं जा सकते, तो आप 125 में भी नहीं जा सकते। ये मैंने अभी रियलाइज किया और मैंने सोचा, इसलिए ये बहुत बहुत अहम है इमरान भाई आज के परिप्रेक्ष्य में कि मुस्लिम महिलाओं को भी वही न्याय मिलना चाहिए जो न्याय बाकी लोगों को मिल रहा है। और अगर ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि इस तरीके का अगर सिर्फ मेहर देके 25,000 रुपए देके और 2-3 बच्चे हैं उनके साथ उसको रहना पड़े, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना ये गंभीर मसला है, बहुत सीरियस इशू है। तो ये तो एक बात मेरे जहन में आई थी, मैंने आपसे शेयर करी। दूसरी बात जो आपने पूछा कि क्यों ना एक ही तरीके का जी, क्योंकि ये अर्जी भी लगाई है अर्जी गुजार ने। ये अर्जी, देखिए इस तरह की अर्जियां अभी ये कोई पहली दफा नहीं लगी, पहले भी लग चुकी हैं। मैं आपसे बताना चाह रहा हूं, इसमें मैं 1985 के शाबानों के जजमेंट पे अगर मैं 2 मिनट का रोशनी डालना चाहूं, वहां पे भी ये एक बात उठी थी कि क्यों ना जो 44 आर्टिकल 44 है, जिसके लिए अंबर जैदी ने अभी कहा भी कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा गया है कि सरकारों को जो अपनी पॉलिसी बनानी है उनमें कॉमन सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता वो बनाने के लिए काम करना चाहिए। ये लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 में। लेकिन वहीं पे इसका कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, वो है आर्टिकल 25 से लेके 28 तक, जो हमको अधिकार देता है पर्सनल लॉ के, जो कि रिलीजन के अधिकार जो है वो बार बार बताता है कि प्रैक्टिस करने में, प्रीच करने में और प्रोपोगेट करने में हमारे को पूरे अख्तियारात हैं, हम अपने रिलीजन को करेंगे, कोई उसमें दखलंदाजी नहीं करेगा, ये फंडामेंटल राइट है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है और यही। लेकिन अंबर ने ये भी कहा, अंबर जैदी ने ये भी कहा कि ये जो अधिकार है इससे हट करके ये मामला है, ये तो कहीं ना कहीं अपराध का मामला है, ये तो बेईमानी का मामला है, क्राइम है, इसको तो उसी तरह से निपटा जाना चाहिए जैसा कि कानून सबके लिए हो। 100% मैं उनके साथ हूं। मेंटेनेंस का कानून सही, आपने जो शब्द अभी इस्तेमाल किया ये क्राइम है। देखिए जो एक ब्रॉड रूल ये होता है इंटरनेशनली, अगर मैं क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस और सिविल ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो नियम है उसके आधार पे कानून पूरे वर्ल्ड ओवर में यही है कि शादी से अगर दोनों अलग हो रहे हैं तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग शादी के समय था उस वक्त तक थे दोनों, वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंटिन्यू करेगा मेंटेनेंस के लिए। ये कानून है, पूरे विश्व का यही कानून है। हमारे यहाँ पे हम क्यों, इवन कोई भी, मैं कह रहा हूं कि दूसरे मुल्क भी आप ले लीजिए, हमारे पड़ोसी मुल्क की भी अगर हम बात कर लें, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन तमाम मुल्कों में भी यही कानून होगा, क्योंकि ये एक ज्यूरिस्प्रूडेंस का सवाल है। यही कानून है, ये नियम है कि वो उसी स्टैंडर्ड की लिविंग का
क्राइटेरिया रखना चाहिए। अगर मैं शादी से पहले एक एसी वाले घर में रह रही थी, आप मुझे निकाल के झोपड़ी में नहीं फेंक देंगे। कानून ये कहता है कि मैं फिर उसी एसी वाले घर में ही रहूं अगर मैं अलग रह रही हूं। ये कानून है वर्ड ओवर, इसको आप उसमें तरमीम क्यों कर रहे हैं, इसकी जरूरत है लगने की आज जी। और फिर तलाक का जो आप बात कर रहे थे, तलाक का भी एक ही ग्राउंड हो, ये बात जो कही गई है उसको कैसे देखें? देखिए, तलाक की एक जैसी ग्राउंड्स हो, एक तो ग्राउंड हो नहीं सकती। हाँ, एक जैसी ग्राउंड हो सभी नागरिकों के लिए। हाँ, सभी नागरिकों के लिए ये भी एक बात है, लेकिन कई ऐसे चीज हैं जो कि जैसे धार्मिक चीजें भी आ जाती हैं, जैसे रिलीजन चेंज करने पे तलाक देने का बात, इस तरीके से कई इश्यूज हैं जो पर्सनल लॉ से भी सर्टेनली जो है इंटरेक्ट कर देते हैं। उनसे इंटरेक्ट का मतलब उनसे थोड़ी दखलंदाजी हो जाती है। तो इसलिए वो एक मुझे ऐसा लगता है कि कानून बनाने वाले जब लोग, तो वही तो सवाल पैदा हो रहा है, वही सवाल पैदा हो रहा है संजय जी, अंबर जी, प्रियंका जी, कि अगर इस तरफ हम कदम बढ़ाएं या बढ़ते हैं तो कोर्ट जो बात कह रहे हैं कि वाकई बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि ये इतना सीधा मसला नहीं है जितना कि दिखता है, जितना कि आप लोगों ने अच्छे से समझाया। लेकिन अगर ऐसा होता तो ये कब का हो चुका होता। तो मसला वही है कि ये इतना सीधा है नहीं। थोड़ा सा मेरा मानना है, मैं एक लाइन बोल देता हूं, थोड़ा सा मुझे मानना है कि पेचीदगियां हैं, लेकिन जैसा मैं ऐसा मानता हूं कि देखिए, कोई भी कदम उठाने से अगर, क्योंकि इसकी अच्छाइयां और बुराइयों को नापिए आप, मुझे ऐसा लगता है इसमें अच्छाइयां ज्यादा हैं। वो जो दबी हुई कुचली हुई महिलाएं हैं उनके लिए कानून की व्यवस्था मजबूत और सुदृढ़ होनी चाहिए, इसलिए ये अच्छाइयां ज्यादा हैं। तो मैं तो इसका पुरजोर तरीके से इसका सहमति देता हूं कि ये जो कानून जिसमें आज नोटिस दिया है ये होना चाहिए। अंबर जी, प्रैक्टिकल तौर पर अगर हम देखें, आप तो मैं बिलखुसूस मुसलमानों के हवाले से इसलिए आपसे बात कर रहा हूं कि आप मुस्लिम खवातीन के बीच में भी काम कर रही हैं, उनके मर्द हजरात के भी रिएक्शंस आपको मिलते रहते होंगे और उलमा हजरात के रिएक्शंस भी आपको मिलते रहते हैं, धर्मगुरुओं के, कम्युनिटी के दानिश्वरों के भी रिएक्शंस आपको मिलते रहते हैं। तो क्या कम्युनिटी इस चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि अब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को लेकर तो कानून बन ही चुका है, उसके बाद ये तरमीम? आप एक बार सवाल रिपीट कर दीजिए, पहले ऑडियो नहीं आ रहा था। मैं जानना चाह रहा था कि कम्युनिटी क्या इस तरमीम को भी इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि आप तो सबके बीच में काम करती हैं और रिएक्शंस आपको हर तबके के, चाहे दानिश्वर हों, उलमा हजरात हों, जो खवातीन अगर प्रताड़ित हैं तो उनके मर्द हों, सभी के रिएक्शंस आपको मिलते होंगे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जी बिल्कुल आसान सफर नहीं होने वाला अगर हम इसके ऊपर आगे कानून बनाने की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बात करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर खासकर बहुत सारे मिसकंसेप्शन है हमारे समाज में, तो उस पर बात होने की जरूरत है, लोगों को समझने की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, या अगर कोई यूनिफॉर्म लॉ बनता है तो उससे कैसे, क्योंकि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने आप में एक सियासी मुद्दा भी है, और जब इस तरह की बात होती है तो बहुत सारे लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, बहुत सारी मुखालफत पहले से शुरू हो जाती है, बहुत सारे पूर्वाग्रह भी होते हैं, और कहीं ना कहीं उसको लेकर के एक बड़ी बहस होना शुरू हो जाती है और तरह तरह की नज़र से उसको देखा जाने लगता है। जी बिल्कुल, अगर हम राजनीति से हटकर बात करें, महिलाओं के या जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं उनके अधिकारों की बात करें, तो कहीं ना कहीं अगर धर्म के आधार पर किसी के साथ अगर नाइंसाफी हो रही है, हमारे देश का आईन ये कहता है कि एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसीलिए इतने सशक्त कानून हमारे देश में है कि कोई भी बेगुनाह सजा के लिए ना चला जाए, या फिर अगर किसी को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है, क्योंकि कानून और नियम जो होते हैं वो लोग इंसानों के लिए होते हैं, इंसान नियम कानून के लिए नहीं बनाए। तो हमारे देश में जिस तरीके की जरूरत और चीजें बदलती जा रही है उसके हिसाब से भी हमें नियम कानूनों को बदलने की जरूरत है। अब लोग भी अवेयर हो रहे हैं, लेकिन खासकर महिलाओं को अगर लीगल अवेयरनेस की जरूरत है तो हम इस पे अवेयरनेस कैंप्स भी चलाते हैं। महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, उनको समझने की जरूरत है कि हमारा आईन हमें कौन कौन से हुकूक दे रहा है और हम किस कानून के तहत अपने लिए, अपने हक के लिए आवाज उठा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। जब मैं ट्रिपल तलाक पे काम करती थी तो मुझसे ही बहुत सारी महिलाएं जो खुद विक्टिम है वो ये कहती थी कि नहीं ये हमारा मजहब कहता है और हमारे मजहब में है इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, जो कि तलाक बिदर
अपने आप पे ही ये बोल देता है अब कि वो आगे गलत चलकर चीज़ है। आपको ये बातें भी तो सुनने को उनकी मिल सकती है कंडीशन गुजारा भत्ते को लेकर के बहुत सारी महिलाएं या खवातीन ये कहें कि नहीं, मजहब के हिसाब से तो ये ठीक नहीं है और इस तरह से तो हम नहीं ले सकते। इस तरह के लोग भी बहुत सारे मिलेंगे। जी जी बिल्कुल। सबसे बड़ी कमी यही है कि हमारे यहाँ, मैं अगर अपनी मुस्लिम महिलाओं की बात करूं तो उनको उनके अधिकारों को लेकर, जो अगर हम इस्लामी जो हमारे अधिकार होते हैं उनकी भी बात करें तो उनको बिल्कुल नहीं पता होता। जो उनकी जरूरत के हिसाब से जहाँ पे महिलाओं को दबाकर कुचल कर रखा जाता है, वो सारी चीजें बड़े अच्छे से उनको समझा दी जाती है और उन पे लागू भी कर दी जाती है। जबकि मजहब जहाँ इस्लाम उनके ने भी बहुत अधिकारों की बेहतर बात- अधिकार, बहुत बड़े हुकूक खवातीन को दिए हैं, बिल्कुल, जिसको कई बार वो इस्लाम खुद नहीं में- समझ पाती। जी, ये समझाने वाले उनको ठीक से समझा नहीं पा रहे। जी चलिए, मैं आपसे फाइनल रद्द-ए-अमल लेना चाह रहा था। हमारे साथ प्रियंका जी हैं। प्रियंका जी, बहुत कम लफ्जों में अगर आप फाइनल कमेंट दे दें इस अर्जी के बाद सुप्रीम कोर्ट की इस मशवरे को लेकर के। देखिए, जब भी समाज में कुछ बदलाव हुआ है या कोशिश की गई है रिफॉर्म्स की, तो हमेशा से कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो इसमें ऑब्जेक्शन करते हैं, विरोध करते हैं। तो ऐसे विरोध का हमें ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ अपने समाज को सुधारने के बारे में सोचना है, जो महिलाएं हैं उनके अधिकारों के बारे में सोचना है और किस तरह से हम उनको सशक्त बना सके, उनके अधिकारों की रक्षा कर सके, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए और उसी पर हमें काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, और हम वक्त वक्त पर बैठेंगे इस मुद्दे पर। मुझे लगता है और भी बातें होंगी जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अगर इस सिमत में अब जो जवाब आता है हुकूमत की जानिब से, और देखना ये होगा कि क्या कुछ आता है और कैसे बात आगे बढ़ती है, उस पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। जी सलाम आपका मंच है और तमाम तरह की बातें यहाँ से जाती रहनी चाहिए। कौम के हवाले से भी, मुल्क के हवाले से भी और मिलत के हवाले से भी हमारी कोशिश यही रहती है। तो नाज़रीन, इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन आप रहिए जी सलाम के साथ।